ओके चलो स्टार्ट करो। देखो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज, दैट इज बेसिकली एज पर शेड्यूल 3। तो एज पर शेड्यूल 3 फाइनल अकाउंट जो कंपनी का बनता है उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तुमको वो फॉर्मेट याद रहना चाहिए। तो वो क्या फॉर्मेट है, क्या क्या चीजें आती है, वो सब चीज हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले हम लोगों को कंपनी का डेफिनेशन के लिए हम कुछ डाला है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये कंपनीज एक्ट कंपनी को डिफाइन करता है, रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग शेयर्स करते समय समझ चुके थे कंपनी को डिफाइन करना। अब बेसिकली अपने आ जाओ, ये समझ के रख लो। वैसे तुम लोगों के लेवल में सेक्शंस बेसिस पे इंफॉर्मेशन नहीं डिमांड करेगा, एमसीक्यू भी देगा तो ये नहीं है कि पूछेगा विच सेक्शंस डिमांड दिस या रिक्वायर्ड दिस एटसेट्रा, ये सब नहीं पूछेगा। बट फिर भी अगर अपने समझते हैं तो सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि ईच एंड एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर एंड कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनीज जो होती है उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस होती है, ब्रांचेस भी होती है, तो बोलता है हर रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना होगा। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते समय उसे क्या करना होगा, बेसिकली याद है अपने अगर अकाउंट्स करते हैं तो देयर आर सर्टेन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कुछ याद है क्या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वंशिका? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस एंड हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस तो इन यूज है ही नहीं, लेकिन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस आर इन यूज। इसमें कंपनीज एक्ट बोलता है अगर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है तो एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करना पड़ेगा, कैश बेसिस नहीं फॉलो कर सकते। तो देखो ये चीज डाला हुआ है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंपनी शुड फॉलो विच बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस, एनी ऑफ द अबव। योर ऑप्शन शुड बी एक्रूअल बेसिस। तो कंपनी को सिर्फ एक्रूअल बेसिस फॉलो करना पड़ेगा, दैट टू डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इसके बाद अपने आ जाते हैं हर कंपनी को अपना जो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसको इन्फॉर्म, उसको बेसिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हर कंपनी को ऐसा करना पड़ता है इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। काम का नहीं है, बस इतना समझ के छोड़ दे। नेक्स्ट आ जाओ, फाइनल अकाउंट, ये अपने काम का है। फाइनल अकाउंट वाला पार्ट ही हम लोग समझने जा रहे हैं। देखो फाइनल अकाउंट जब भी आप बनाओगे, फाइनल अकाउंट ऐसा नहीं है कि कोई नया पार्ट है तुम्हारे लिए। फाइनल अकाउंट तुम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली अपने क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, बैलेंस शीट पोजीशन, यही तो करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोलता है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 129 ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने एजीएम में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो करना पड़ता है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। तो फाइनल स्टेटमेंट कंपनी जब मतलब शो करेगा तो कहाँ पे शो करेगा, एजीएम में शो करेगा। ठीक है, एजीएम मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो बेसिकली वहां पे शो करेगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। एंड वो क्या क्या चीजें, देखो नंबर 1 पार्ट इज बैलेंस शीट, नंबर सेकेंड पार्ट इज अ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। बट बेसिकली ध्यान रखना, ये तुम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं यूज करोगे, तुम लोग इसकी जगह यूज क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इसके प्लेस में यू शुड यूज स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या किया जाता है ना, फॉर्मेट है ना। तो फॉर्मेट बेसिकली क्या है, फॉर्मेट में कुछ पार्ट्स भी होते हैं। तुम लोग जो अकाउंट्स, अभी जो फाइनल अकाउंट की बात करोगे तो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट देता है। एंड द फॉर्मेट भी बेसिकली डिवाइडेड है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह वगैरह करके। तो बेसिकली बैलेंस शीट जो होती है अकॉर्डिंग टू विच पार्ट है, कुछ आइडिया है भूमि, अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ द शेड्यूल 3 हम बैलेंस शीट बनाते हैं? पार्ट 1, पार्ट 1 शेड्यूल 3 बैलेंस शीट होता है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 पीएल होता है। यहाँ पे लिख के रख लो, पार्ट 1 शेड्यूल 3। और अगर हमने पीएल की बात करते हैं तो पीएल कहां से बनता है, पार्ट 2 शेड्यूल 3। एंड इसके अलावा कंपनीज को और क्या बनाना पड़ता है, कंपनीज को इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं,
इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है और कुछ अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं। मतलब बेसिकली ये 5 चीजें तुमको किसी भी कंपनी के एनुअल इंफॉर्मेशन में, एनुअल स्टेटमेंट्स में दिखेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो चाहो तो बैलेंस शीट, मतलब तुम लोग चाहो तो ये कर सकता है, गूगल सर्च करो, गूगल में कोई भी लिस्टेड कंपनी का नाम लिखो, जैसे आईटीसी लिमिटेड, ठीक है, अब उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फाइनल अकाउंट्स, एनुअल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जब तुम लोग ओपन करोगे ना तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, बेसिकली क्या, बैलेंस शीट, सबसे पहले बैलेंस शीट रहेगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल, देन अगर रिक्वायर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन उसके बाद बेसिकली क्या पार्ट रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, क्या चेंज हुआ है उसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बनता है। और उसके अलावा एक एक्सप्लेनेटरी नोट्स रहता है। एक्सप्लेनेटरी नोट्स मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी पॉलिसी में चेंजेस हुई है या कुछ भी डिसीजन लिया गया है जो बैलेंस शीट में प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो उसको नोट्स के थ्रू डिफाइन करना, दैट इज द नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये सारा पार्ट रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये तुम लोग को इस तरह ये एक डायग्राम बेसिस पे भी डाल दिया गया, ठीक है। ये बेसिक चीजें याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद हम पूछेगा तुम लोगों से विच पार्ट एटसेट्रा, तो इससे सबसे पहले पूछेंगे। अच्छा, तुम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी का बनाते हो तो तुमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ध्यान रखना, हम लोग शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखेंगे, एंड उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किया है, मतलब बेसिकली आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। और उसके अलावा अदर कोई स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी फॉलो करना है। जब भी किसी कंपनी का फाइनेंस अकाउंट बनाओगे तो ये 3 चीजों को ध्यान रखना जरूरी है, शेड्यूल 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड उसके साथ साथ कोई अदर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स है तो, ठीक है। ऐसे यहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, यूजर्स में कौन कौन हो सकता है, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, लेंडर्स, सप्लायर्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट्स, बैंक्स एटसेट्रा, ये सब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने आ जाओ, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होता है माधव, व्हाट आर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो ये ध्यान रखना, वैसे यहाँ पे हम 4 तुम लोगों को क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। बट बेसिकली अगर तुम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट में जाओ तो ये 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। और रेलेवेंट होगा मतलब अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, और रिलायबल होगा और रेलेवेंट होगा तो कंपेरेबल भी होगा, ठीक है। तो तुम लोग बोल सकते हो अगर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किया जाए तो दैट इज रेलेवेंट एंड रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। अब हम लोग मेन पार्ट में आ जाते हैं जो तुम लोगों को याद रखना है। देखो बेसिकली ध्यान रखना, हम लोग अगर तुम लोग जैसे 12th लेवल में जो कर रहे हो तो उसमें बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास 2 फॉर्मेट रहेंगे। ये फॉर्मेट है, ध्यान रखना, इसमें कुछ अपने ये नहीं कर सकते कि अच्छा इसको कंसेप्चुअली इस तरह कर ले, नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। फॉर्मेट है, रिजिडिटी है, ये यहाँ पे दिखाना है तो यहीं पे दिखाना होगा, तुम चेंज नहीं कर सकता है, मतलब लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के लिए तुम लोग ट्रिक फॉलो कर सकते हो, दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता, लर्न तो करना पड़ेगा। बेसिकली तुम लोग के लिए ये बेनिफिट है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी फॉर्मेट होता है, पर तुम लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, साफ साफ सिलेबस में हटाया हुआ है उसको कि प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम लोगों को फॉर्मेट क्या है, एक बार नॉर्मली फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। देखो नॉर्मली फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर किए थे तब भी। उसमें अगर मेन मेन हेडिंग्स की बात की जाए तो उर्वित तुम बता, लाइबिलिटी साइड में मेन मेन हेडिंग्स क्या है, मेन मेन हेडिंग्स। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड लाइबिलिटी साइड में, और राइट है, एकदम राइट है। और लहर नहीं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर का हेडिंग नहीं पूछा, मेन हेडिंग्स, मेजर हेडिंग्स आर द मेन हेडिंग्स। देखो बेसिकली अपने क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड अनदर वन इज द एसेट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स लिया हुआ है, दैट इज द बेसिकली फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तुम लोग देखो इस बार ना एमसीक्यू भी तुम लोगों से पूछेगा, एमसीक्यू अगर पूछेगा तो ध्यान रखना एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ध्यान रखना, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो लिख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे एक बेस है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ध्यान रखना ये बैलेंस शीट जो अपना बन रहा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन है, मतलब स्पेसिफिकली अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन।
एंड इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो तुम लोग याद करो पार्टनरशिप का बैलेंस शीट तुम लोग कैसे करते थे, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड एसेट्स। उस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, टी फॉर्म नहीं, ठीक है टी फॉर्म बोल सकता है बट उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोला जाता है, ठीक है टी फॉर्म बोल सकते हैं लेकिन एक्चुअली में उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं। और अपने बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, शेड्यूल 3 जो फॉर्मेट दिया है दैट इज ओनली वर्टिकल फॉर्मेट, नो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। मतलब बैलेंस शीट अगर बनेगी तो ओनली इन विच फॉर्म, वर्टिकल फॉर्म। इस चैप्टर को करने के लिए ना अपने अप्रॉक्स 2 दिन लेंगे, एक आज का क्लास और एक क्लास, ठीक है। तो अब बेसिकली आ जाओ, अब हम लोग को क्या करना है, ये फॉर्मेट याद रखना है। तो एक पार्ट तो हम लोग एकदम सुपर मेजर हेडिंग तो क्या हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब अपने बात करते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में व्हाट आर द अदर हेडिंग्स, जिसको तुम मेजर हेडिंग्स बोल सकते हो। उसके अंदर में सब हेडिंग्स आती है। जैसे सपोज कर लो तुम लोग शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स फंड में अपने बेसिकली क्रिस क्या क्या हेडिंग्स दिखाते हैं, सब हेडिंग्स। वैसे एक और है जो तुम लोग के काम का नहीं है, लेकिन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, वो तुम लोग के काम का नहीं है क्योंकि उसको हटाया गया है तुम लोगों के सिलेबस से कि उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये 3 चीजें हैं, ये माइनर हेडिंग्स है। और मेजर हेडिंग्स क्या है, माइनर हेडिंग्स मतलब यू कैन से सब हेडिंग्स, और मेजर हेडिंग्स है शेयर होल्डर्स फंड। तो एक बार हम लोग मेजर हेडिंग्स की बात करते हैं। तो मेजर हेडिंग्स में मैं तुम बता लाइबिलिटी साइड में व्हाट आर द मेजर हेडिंग्स, अपने शेयर्स करते समय भी डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 हेडिंग्स है। तो एक बार यस तुम भी बताओ क्या क्या 4 हेडिंग्स है। आई सीक्वेंस में फॉलो करना, बोला ना फॉर्मेट है, अपने मन से इधर उधर चेंज नहीं कर सकता है। एंड तुम बताओ आर्यन, एसेट साइड में क्या क्या सब मतलब मेन हेडिंग्स है। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स नहीं है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स जो है उसके अंदर भी बहुत सारी हेडिंग्स होती है जो हम लोग शेयर्स के केस में नहीं समझे थे, जो अब यहाँ पे समझना है। हम लोग शेयर्स के केस में खाली बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड समझे थे और कुछ खास नहीं समझे थे। तो हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे अंदर में सब हेडिंग्स क्या क्या है उन सब चीजों को समझना है, ठीक है। और मेजर हेडिंग्स तो तुम लोग को याद ही होगा ना, वैसे नहीं तो ना एक तुम लोगों के लिए हम फॉर्मेट बनाए याद रखने के लिए, देखो काम का है क्या। लेकिन ये जो मेजर हेडिंग्स है उसको याद रखने का है, और उसके अंदर में मेजर हेडिंग्स में क्या क्या है उनको याद रखने का तरीका है। लेकिन उसके बाद बता रहे देखो समझना, उससे फिर याद रह जाएगा, ये सब याद रखने का एक तरीका होता है। लेकिन जो अपने आप याद रख सकता है कोई दरकार नहीं है उसको याद रखने का। जैसे हम लोग को याद है, देख मेजर हेडिंग के लिए हम क्या नाम दिया है ना, स्वीट नहीं, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, स्वीट सब्जी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में स्वीट सब्जी नहीं चाहिए, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। उसमें देखो हम सब जगह ना जो लेटेस्ट लिखा है उसमें पहले वर्ड्स में शेयर होल्डर्स फंड में पहला लेटर हम क्या किया, रेड इंक से कर दिया है। तो बेसिकली उसको पहले लेटर को अपने रिलेट कर रहे हैं, स्वीट सब्जी नहीं चाहिए। तो स्वीट रेफर्स टू व्हाट, एस, एस से रिलेट क्या कर लोगे तुम लोग, शेयर होल्डर्स फंड। फिर सब्जी में चले जाओ, उसका मतलब क्या हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नहीं मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और चाहिए मतलब करंट लाइबिलिटीज। याद हो गया। अब उसके अंदर का हेडिंग से याद कर लो, उसके अंदर का हेडिंग के लिए क्या है देखो, तो सिर्फ रोटी वांटेड मतलब क्या हो गया, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डब्ल्यू रेफर्स टू वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। याद करना चाहे तो याद कर लो, नहीं तो डायरेक्टली याद कर लो। इसके बाद नेक्स्ट देखो, उसी से रिलेटेड हाँ ग्रुप में भेज देंगे। अब अपने आ जाओ, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट में कोई सब हेडिंग है ही नहीं, लेकिन इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सब हेडिंग है। तो जो सब हेडिंग है उसमें ध्यान दो क्या दिया है, बटर डालो ऑन पराठा, रोटी रिलेटेड टू पराठा। तो बटर बी, बी रेफर्स टू बोरोइंग्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म ही होगा, शॉर्ट टर्म नहीं होगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में जो भी होंगे लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करेंट लाइबिलिटीज में जो भी होगा शॉर्ट टर्म होगा। तो इससे फर्स्ट लेटर से रिलेट करो ना तुम, बस इतना ध्यान रखना, बटर डालो ऑन पराठा। तो बी, बी रेफर्स टू बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिर्फ बोरोइंग्स मत लिखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लिखना।
ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट डालो, क्या डाल मतलब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज जो है ये हेडिंग है, लेकिन तुम लोगों को इससे जज नहीं किया जाएगा, मतलब तुम लोगों के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, ऑन पराठा मतलब क्या हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और पराठा रेफर्स टू पी, पी रेफर्स टू प्रोविजंस, एंड प्रोविजंस मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट वैसे देखा जाए तो एक दूसरा तरीका भी याद करने का है। शेड्यूल 3 फॉर्मेटिंग में क्या किया गया, जो लॉन्ग टर्म बेसिकली नॉन करंट लाइबिलिटीज है ना, उसी को पूरा का पूरा कॉपी किया गया करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तुम लोग वैसे याद रख सकते हैं, दूसरा पार्ट डाला है बटर तड़का ऑन पराठा, तो बी रेफर्स टू अगेन बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और टी रेफर्स टू ट्रेड पेएबल्स, एंड फिर उसके बाद ओ रेफर्स टू अदर करंट लाइबिलिटीज, और पी रेफर्स टू प्रोविजन, दैट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब तुम लोग रिलेट करो, ये बोरोइंग्स यहां पे भी बोरोइंग्स है, खाली डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जगह क्या है, ट्रेड पेबल्स, और उसके बाद नेक्स्ट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की जगह यहां क्या आ गया है, और इसके साथ साथ प्रोविजंस की जगह यहां भी प्रोविजंस है, मतलब सेम चीज को कॉपी किया गया है। ठीक है, बट ठीक है, तो भूख लगने के बजाय तुम थोड़ा पढ़ते पढ़ते खा लेना कुछ, क्लियर है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में अपने पास क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, और उसके साथ साथ क्या है, करंट एसेट्स है। तो नॉन करंट एसेट्स में देखो क्या है, पराठा इतना देखा लेकिन ओह नहीं चाहिए, ओ नहीं चाहिए, ओह अरे और नहीं चाहिए, ठीक और कर देते हैं, और नहीं चाहिए। तो अब एक काम करो, इसको रिलेट करो, पी रेफर्स टू व्हाट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो कौन से होंगे, नॉन करंट ही होंगे। डी रेफर्स टू डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अगेन तुम लोगों को इस बेसिस पे जज नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में नहीं डाला। नेक्स्ट एल रेफर्स टू लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट वन इज ओ रेफर्स टू, ओ एन सी है, ओ एन सी, ओ अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ, करंट एसेट्स में क्या क्या होगा। करंट एसेट्स में अपने क्या लिखे, आईआईटी चलो, आई रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, फिर अगेन आई रेफर्स टू इन्वेंट्रीज, देन टी रेफर्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड चलो मतलब चलो रखने के लिए इसको सी एच कर दिया। C refers to cash and cash equivalent, L refers to loans and advances, that is a short term, and O refers to other current assets। इस तरह से याद रख सकते हो, वैसे हम तुम लोग को फॉरवर्ड भी कर देगा। तो बेसिकली देखो, मेजर हेडिंग्स तो तुम लोग को याद हो जाएगा। अब क्या है ना, इन सब के अंदर में मेजर हेडिंग्स जो है, इसके अंदर में भी क्या होगा ना, बहुत सारी सब हेडिंग्स है, उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे क्या तुम लोगों को फॉर्मेट, मतलब ये फॉर्मेट देके उसके अंदर क्या क्या आइटम्स आता है वो बताया हुआ है, चलो देख लेते हैं, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, नेक्स्ट वापस से तुम लोग स्टडी मैट में आओ। देखो इसका मतलब ये फॉर्मेट तो हम लोग को याद ही हो गया है, इस तरीके से स्टेप से। नेक्स्ट अपने आ जाते हैं, देखो क्या क्या चीज हम लोगों को इन सब के अंदर सब हेडिंग्स में लेना है, समझना बेसिकली याद रहेगा। पीएल का काम नहीं है, पीएल का काम लेकिन तुम लोग का एक जगह लगेगा, दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, वहां पे पीएल का काम लगेगा। और वहां पे जो पीएल का काम तुम्हारा लगेगा, वो बेसिकली क्या होगा, तुम लोगों को पीएल बना के देता है, और नहीं देगा तो थोड़ा सा फॉर्मेट अपने याद रख लेंगे, और वो उस समय हम समझा देगा क्या फॉर्मेट है, अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ, शेयर कैपिटल। अब हम लोग वन बाय वन सब हेडिंग समझ रहे हैं, शेयर कैपिटल सब हेडिंग्स हम लोग नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज इसमें हम लिख दे रहे हैं रेफर इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में हम लोग शेयर कैपिटल जो समझे थे, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल वही रहेगा, कोई और डिफरेंस नहीं रहेगा। जिसमें देखो बोनस शेयर्स वगैरह का तुम लोगों का काम नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स बाईबैक का तुम लोगों का काम नहीं है। ऐसे बोनस शेयर्स होता क्या है प्रभव, क्या होता है, यस बोनस शेयर्स,
गिवन टू एम्प्लॉइज। इसलिए देंगे एम्प्लॉइज को, आज तो काम नहीं कर रहा ना वहां पे। नितिशा, याशिका, भूमि, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पूरी शेयरहोल्डर्स को दे दिया जाता है। अरे बोनस, हाँ बोल, उर्वी को बोलने दो। पीपल हु आर टेकिंग द शेयर्स मींस, मतलब हम नया शेयर्स ले रहे हैं तो तू मेरे को और एक्स्ट्रा शेयर्स देगा। बोनस किसको देते हैं? कोई एक्स्ट्रा इंप्लॉय को हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं उसको बोनस दे देते हैं। तो तुम भी देखो, बेसिकली जैसे अभी उर्वी बोली कि बोनस शेयर्स दिया जाता है, जैसे बोनस देते हैं अपने इंप्लॉइज को, लेकिन जो नया नया इंप्लॉय ज्वाइन करता है उसको बोनस नहीं देते हैं, ठीक है, तो पुराने को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बोनस शेयर्स का मतलब होता है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नॉट टू द वन हु आर टेकिंग द शेयर। जो नए शेयर्स ले रहे हैं उनको नहीं, जो ऑलरेडी पहले से शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, कंपनी उसको फ्री में शेयर्स अलॉट करता है, क्योंकि बोनस का मतलब ही फ्री होता है, तो फ्री में शेयर्स अलॉट करता है, उसको बोला जाता है बोनस शेयर्स। अच्छा, तो शेयर कैपिटल वैसे भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब अपने आ जाओ रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो अपना शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा डिवीजन, दैट इज अ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ध्यान रखना हम लोगों को क्या क्या चीजें लेनी है। वैसे एक सिंपल सा चीज ध्यान रखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में तुमको हर तरीके के फंड को लेना है, हर तरीके के रिजर्व्स को लेना है, हर तरीके के प्रॉफिट को लेना है, और लॉस को माइनस करना है। जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एटसेट्रा, कुछ भी दिखे सारा ले लेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस जो होगा, एसओपीएल का क्रेडिट बैलेंस, और लॉस मतलब एसओपीएल का डेबिट बैलेंस। और अगर सपोज कर लो, तुम लोग याद है जैसे सपोज कर लो कई बार करता था अंडरराइटिंग कमीशन राइट ऑफ करते थे, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते थे? राइट ऑफ करने का एंट्री पूछ रहा है सिर्फ। दृष्टि क्या करेंगे? नहीं नहीं, खाली राइट ऑफ करने का एंट्री पूछ रहा है, अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ कैसे करेंगे? पहले एसपीआर से राइट ऑफ करते हैं, अगर एसपीआर अवेलेबल नहीं होता है तो एसओपीएल या जनरल रिजर्व किसी से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एसपीआर डेबिट, एसओपीएल डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। तुम लोगों के सिलेबस में डाला हुआ है, कोई भी कैपिटल लॉसेस है उसको उसी ईयर में राइट ऑफ कर देना है। तो तुमको अगर हम ट्रायल बैलेंस दे दे और हम बोले अंडरराइटिंग कमीशन है, या हम बोले प्रीमियम ऑन डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू है, डिस्काउंट ऑन इश्यू है, तो तुम लोग उसको क्या करोगे? अगर एसपीआर दिख रहा है तो उससे लेस कर देना। राइट ऑफ करना मतलब कम कर रहे हो ना एसपीआर को, तो एसपीआर से लेस कर देना। और अगर एसपीआर उतना अवेलेबल नहीं हो तो पीएल से लेस कर देना, और पीएल भी उतना अवेलेबल नहीं हो तो लेस तो कर ही देना। पीएल क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। सपोज कर लो पीएल मेरे पास 10,000 रुपया है और मेरे को राइट ऑफ करना है 12,000 रुपया, तो 12,000 राइट ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, 2,000 का मेरे पास क्या बैलेंस आ जाएगा, पीएल का नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। तो पीएल नेगेटिव बैलेंस दिखा देना 2,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस के लिए ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तुम क्या दिखाओगे? कोई भी लॉन्ग टर्म लोन, वेदर इट्स अ सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन, आप कहां पे दिखाने वाले हो? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डिवेंचर्स कहां दिखाओगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो ये देख लो, हम थोड़ा डिवीजन दे दिया, तुम लोग सिंपली ध्यान रखना, एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूडिंग डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब नाम पढ़ लेना। चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, ये सारे लोन तुमको इसी हेडिंग्स में दिखाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपने आते हैं। देखो एक पार्ट और था हमारे पास बैलेंस शीट में, इधर से आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम लोग ऑलरेडी नोट नंबर 3 में ले चुके हैं, वहां समझ गए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या दिखाएंगे, एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स दिखाएंगे, वेदर इट्स अ सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड होगा तो सिक्योर्ड बोल के दिखा देंगे, सिक्योर्ड मतलब
जिस लोन को लेते समय हम कुछ मॉर्गेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, उसको सिक्योर्ड बोलते हैं। और अनसिक्योर्ड मतलब जिस लोन को लेते समय हम लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कुछ भी मॉर्गेज नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम लोगों से पूछेगा ही नहीं, वैसे शेयर वारंट्स भी तुम लोगों से नहीं पूछेगा। अच्छा, अब आ जाओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या दिखाते हैं, एनी आइडिया? स्कूल में हो चुका है ये केस में हो। चेरी हाँ बोली है, ठीक है चेरी बताओ। तो इसमें कुछ नहीं आता है। वंशिका तुम्हारे स्कूल में तो हो चुका है, पलक के स्कूल में हो चुका। पलक बताओ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा? बस हमको पता कैसे चलेगा हुआ है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। जनरली क्या होता है देखो, जनरली अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एक अलग से लोग हेडिंग दे दिया कि अदर कुछ ऐसा कुछ पार्ट हो। जैसे कई बार क्या होता है ना, क्रेडिटर्स जो मेरा है, क्रेडिटर्स जनरली क्या होता है, क्रेडिटर्स 2-3 महीने के अंदर पैसा दे देता है। कई बार क्रेडिटर्स पैसा नहीं देता है, उस पर केस चल रहा है और वो थोड़ा लंबा टन गया है, क्रेडिटर्स ड्यू फॉर 2 years हो चुका है, तो उसको कहां दिखाएंगे? क्योंकि 2 साल हो गया, मोर देन 1 year, मतलब कहां दिखाना पड़ेगा? अदर लॉन्ग मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में किस हेडिंग में दिखाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखा नहीं सकते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में भी नहीं दिखा सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में भी नहीं दिखा सकते, बिकॉज दैट इज नॉट द प्रोविजन। तो उसको कहां दिखाओगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लाइक यू कैन से क्रेडिटर्स ड्यू फॉर मोर देन 12 months। और अदर कोई स्पेसिफिक अदर करंट लाइबिलिटीज हो, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज हो, तो उसको दिखा देना अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। जनरली वैसा रहता नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या दिखाते हैं? बताओ, कुछ आइडिया है क्या? प्रोविजंस फॉर ग्रेचुइटीज, फंड में ध्यान रखना, याद करो फंड में तुम लोगों को पार्टनरशिप में भी हम समझाया था, फंड मतलब प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक फंड में हम बोला था वो फंड प्रॉफिट नहीं होता है, एंड दैट इज स्वेट इक्विटी कुछ नहीं है, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड इज फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कि हम तुम्हारा पैसा रखेंगे और लॉन्ग टर्म में रीपे करेंगे तुमको। तो इसको अपने कहां दिखाते हैं? इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हेड में दिखाया जाता है। पेंशन, पी, ये पेंशन है, ठीक, करेक्शन कर लेना इसको। ग्रेचुइटी, पेंशन एटसेट्रा, ये सब अपने कहां दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? जैसे ही हम लोग इस पार्ट को कवर किए तो हम लोगों का नॉन करेंट लाइबिलिटीज कवर्ड हो चुका है। क्योंकि नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या डिवीजन था, मेरे को एक बार माधव बता। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में व्हाट वर द डिविजन्स जो हम लोग डिस्कस किए अभी नॉन करेंट लाइबिलिटीज में? बोरोइंग्स, बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हम पूछा नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म आएगा कहां से? नॉन करेंट मतलब लॉन्ग टर्म। चलो इससे पूछ लेते हैं, उर्वी से। उर्वी बताओ, तब उसको क्लियर करो। अच्छा, डेफर्ड को हटा दिया थे, ठीक है। और रेफर्स टू अदर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और पी रेफर्स टू प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये तीन चीजें आएगा। हो चुका डिस्कशन अपना। अब नेक्स्ट पार्ट सेम चीज सुनता हो तो वो याद मत रखो कि क्या आपने को याद रखना है। सिंपली ये सोचो ना, जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में वही चीज रिपीट होगा किसमें? करेंट लाइबिलिटीज में। बोरोइंग्स मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स पेबल ऑन डिमांड एटसेट्रा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी लोन हो, जनरली बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब होता है, ठीक है। या साफ साफ तुमको बोलते हैं लोन टेकन फॉर अ शॉर्ट पीरियड लेस देन 12 months, दैट विल बी शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब इसके बाद आ जाओ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद क्या था? ट्रेड पेबल्स, ठीक है, ट्रेड पेबल्स था ना। तो ट्रेड पेबल्स क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है? ट्रेड पेबल्स में तो याद होगा क्या क्या आता है। ट्रेड पेबल्स में हम दो चीज लेते हैं, वन इज द
ट्रेड से रिलेटेड पेबल, बिजनेस से रिलेटेड पेबल, मतलब जो बिजनेस कर रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, उससे रिलेटेड पेबल्स सिर्फ दो ही हो सकता है, वन इज द क्रेडिटर्स एंड अनदर वन इज द बिल्स पेबल. तो इट इंक्लूड्स ओनली टू थिंग्स, दैट इज द क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल. देखो तुम लोगों से क्वेश्चन मोस्टली इससे रिलेटेड क्या पूछता है, सपोज कर लो हम तुमको दे देगा बिल्स पेबल और हम तुमसे पूछेगा दृश तुम ये बताओ कि इसका मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है. बिल्स पेबल का मेजर हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है. तो योर आंसर शुड बी, मैं तुम बता, बिल्स पेबल के लिए मेजर हेडिंग क्या होगा, सब हेडिंग क्या होगा, मतलब किस मेजर हेडिंग और किस सब हेडिंग में आप बिल्स पेबल को दिखाओगे. मेजर हेडिंग इज द करंट लायबिलिटी एंड सब हेडिंग इज द ट्रेड पेबल्स. इस तरह आंसर देना रहेगा. ठीक है, अब अपने आ जाओ अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती है. देखो अगर अपने अदर करंट लायबिलिटीज की बात करें, बहुत चीज ले सकते हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम्स एक्सेट्रा. और हम बहुत कुछ डाला है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड एक्सेट्रा, इनकम टैक्स पेबल, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ये सब चीज आ जाएगा किसमें, अदर करंट लायबिलिटीज में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर करंट लायबिलिटीज के बाद घर में जाके याद करना पड़ेगा. ये इसमें कोई भी चीज नहीं है कि तुमको रटवाया जा सके या कंसेप्चुअली समझाया जा सके. इसमें कंसेप्ट नहीं है, इसमें है कि ये चीज यहां आता है तो यहां आता है, बस यही चीज है. इसमें आ जाओ. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बेसिकली देखा जाए तो एक ही आइटम आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स. ठीक है, तो ये अपना लाइबिलिटी साइड कवर्ड हो चुका. अब लाइबिलिटी साइड से रिलेटेड अभी तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 5 मिनट का टाइम लेके रीड कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वी. creditors due for more than 15 months. creditors due for more than 15 months. तुम देख नहीं सकता है, नहीं फर्स्ट पेज भी नहीं देख सकता. creditors due for more than 15 months, मेजर हेडिंग सब हेडिंग. जैसे बेसिकली एक ऑपरेटिंग साइकिल भी होता है, वो आज तुम लोग को नहीं समझा रहा, नेक्स्ट क्लास समझाएगा. तो लेकिन यहाँ पे नॉर्मल फंडा ध्यान रखना, अगर 12 मंथ से ज्यादा कोई डेट हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है, मतलब नॉन करंट हो जाता है, और 12 मंथ से कम रहता है तो करंट रहता है. ये एक नॉर्मल फंडा है, तुमको हिंट्स दे चुका है. बोरोइंग्स तो ये है नहीं, तुम लोन तो लिया नहीं है क्रेडिटर से. कभी कभी ना तुम लोग ये भी सोच सकता है ये बोरोइंग तो हो नहीं सकता है. सही है, सही है, लाइबिलिटीज. ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मुस्कान. मुस्कान तुमको आंसर देना है. पेंशन फंड, पेंशन फंड दिया हुआ है तो उसको कहां दिखाएंगे. लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मेजर हेडिंग, मेजर हेडिंग कौन सा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मेजर हेडिंग सब हेडिंग दोनों बताओ. और ऑलवेज आंसर, ऑलवेज ऑलवेज तुम लोग सबसे पहले मेजर हेडिंग बताएगा देन सब हेडिंग बताएगा. तो नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म एंड कैश क्रेडिट. एंड मयंक बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. एंड तुम बता चेरी, ये बिल्स पेबल कहां दिखाएंगे. और अनअर्न्ड इनकम है याशिका, अनअर्न्ड इनकम एसेट्स में दिखाएंगे कि लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, पहले ये बताओ. अनअर्न्ड इनकम. ठीक है, पहला क्वेश्चन इज यासिका से सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है, एसेट्स में दिखाएंगे कि लाइबिलिटीज में दिखाएंगे, और कुछ कोई क्वेश्चन नहीं है. एंड दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम कृतिका कि मेजर हेडिंग सब हेडिंग, लेकिन पहले वो आंसर दे दे फिर तुम आंसर दे. अनअर्न्ड इनकम, एसेट की लाइबिलिटी, इतना सोचना पड़ेगा. लाइबिलिटी कौन सा लाइबिलिटी, नॉन करेंट, करेंट. अलग कहां पे दिखाएंगे अनअर्न्ड इनकम को, एसेट्स में कि लाइबिलिटीज में.
Liability. Liability, which current, non-current? Current liabilities. तो ठीक है, तो current liability is the major heading and what is subheading? वैसे अनअर्न्ड इनकम होता क्या है, पहले ये बताओ। Unearned income. Income earned कर. तुम कर लिया इनकम अर्न, तो इनकम अर्न कर लिया तो तुम्हारे लिए पेएबल कैसे हो गया? पेएबल मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? समथिंग पेएबल। और एसेट्स मतलब होता है समथिंग रिसीवेबल। एनीथिंग रिसीवेबल एसेट होता है, एनीथिंग पेएबल लाइबिलिटी होता है। पहले इस चीज को, खाली डिफरेंस को समझ के रखो। लेकिन वो तो unearned है. तो तुम ही तो बोला अर्न हो गया, अनअर्न मतलब अर्न नहीं हुआ, तुम ये बोलना चाह रहे हैं? चलो कृतिका से पूछ रहे थे, उससे पूछ रहे। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ, सब unearned. तो अनअर्न में कैसे आ जाएगा? देखिए हम उसको अर्न नहीं कर रहे, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट को तो हमें क्यों ना इंटरेस्ट तो आएगा. हाँ, तो आएगा ही, तो तुम अर्न करोगे तभी ना आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। बताओ बताओ। एग्जांपल. पहले अनअर्न इनकम होता क्या है? इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। दृष्टि, अनअर्न मींस विच इज नॉट येट अर्न, कमाई नहीं हो। तो कमाए नहीं हो तो तुम्हारे बुक्स में दिखाई कैसे दे रहा है? रिसीव कर लियो, कमाने के पहले रिसीव कर लियो, मतलब क्या हुआ? प्री रिसीव्ड इनकम। अनअर्न इनकम इज द अनदर नेम ऑफ द प्री रिसीव्ड इनकम। एंड प्री रिसीव्ड इनकम मतलब क्या हुआ? तुम काम किए बिना पैसा ले चुके हो, अगर आज के दिन बिजनेस बंद करना पड़ जाए तो पैसा लौटाना पड़ेगा। इट इज योर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, एंड इमीडिएट इफेक्ट्स में लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज अ करंट लाइबिलिटी। एंड करंट लाइबिलिटी में तुम क्या इसको बोरोइंग्स में दिखाओगे, ट्रेड पेबल्स में दिखाओगे, प्रोविजंस में दिखाओगे? नहीं, तो कहां दिखाएंगे? अदर करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तुम यस कहां दिखाएंगे? पीबीडीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको अगर शेड्यूल 3 नहीं भी पढ़ाया जाए तो तुम आंसर दे सकते हो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हाँ ऐसा ही। यस, आज वहां वास्तु काम नहीं कर रहा है, इसको सोच के कुछ नहीं होगा। करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। प्रोविजन फॉर बैड डेट का पैसा तुम किसको दोगे ये बताओ मेरे को, किसी को दोगे ये पैसा? तुम बता महक। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो पार्टनरशिप कितनी बार किया है ना, पीबीडीडी क्या करता था? तो बस डेटा से लेस ही होता है पीबीडीडी, और कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? जरूरी थोड़ी है कि अभी हम इससे लाइबिलिटीज बोल रखा है तो लाइबिलिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बेसिक तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो डेटा से पीबीडीडी लेस किया जाता है। हाँ, तुम चाहो तो इसको लाइबिलिटी में, याद करो हम लोग बोलते थे कि चाहे तो तुम इसको लाइबिलिटीज में भी दिखा सकता है। तो अगर आप लाइबिलिटी में दिखाते हो, यस वैसे लास्ट में सही आंसर दे दिया था, तो इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिखाएंगे, ठीक है। बट बेटर वन इज डेटा से डिडक्ट करके दिखाना। नेक्स्ट वन, चलो अब एसेट्स में आ जाते हैं। एसेट्स वाला पोर्शन भी 5-7 मिनट का टाइम ले लो, एक बार रिवाइज कर लो। देखो अब एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में तुम लोगों का जो मेजर हेडिंग है वो मेजर हेडिंग क्या था? नॉन करंट एसेट्स एंड द करंट एसेट्स। करंट नॉन करंट एसेट्स में अगर हम लोग जाएं तो मेरा सबसे पहला हेडिंग क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स इंक्लूड्स व्हाट? जो भी तुम्हारा फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मोर देन 12 मंथ्स। तो इसमें पहला डिवीजन अपना आता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जो आई थिंक सबको पता होगा। टेंजिबल फिक्स एसेट्स मतलब प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये वहां पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया है, तो उसको कहां पे दिखाएं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन याद है क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्लास 11 में डेप्रिसिएशन चैप्टर में किया होगा। अच्छा, वैसे ध्यान रखना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दिखे तो रिलेटेड एसेट से लेस करके दिखाया जाए। मतलब अगर बिल्डिंग के ऊपर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग से लेस करके दिखाया जाए, ठीक है। अगर फर्नीचर के ऊपर कोई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर से लेस करके दिखाया जाए।
लाइक डेटा से जैसे प्रोविजन लेस करते हैं। ये तो बात हो गया टेंजिबल एसेट्स का। व्हाट अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स? इंटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट्स, कोई भी राइट्स एटसेट्रा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस एटसेट्रा। लाइसेंस मतलब क्या, राइट्स होता है, तो वो सब कहाँ चला जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में। अब उसके बाद देखो तुम लोग को दो और हेडिंग दिख रहा होगा, मतलब दो और सब हेडिंग दिख रहा होगा, एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरा दिख रहा होगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या होता है, मेरा कंपनी एक बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग अभी आधा अधूरा बना है, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स टेंजिबल फिक्स एसेट्स अगर इन प्रोसेस में है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और अगर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे सपोज कर लो तुम कुछ फॉर्मूलाज बना रहे हो तुम्हारा कंपनी, ठीक है, रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर, तो रिसर्च में एक्सपेंडिचर लग रहा है ना, तो जब तक वो फॉर्मूला बन नहीं जाता है तब तक उसको क्या बोलोगे, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, और क्या था इसमें, इसमें तो ये पार्ट कवर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपने आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद नेक्स्ट सब डिवीजन इज व्हाट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन सिंपल वर्ड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, हम अपने पैसों को कहीं और पार्क करते हैं, पार्क करते हैं मतलब कहीं और डिपॉजिट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, टू गेट सम एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम मतलब क्या हुआ, वो रेगुलर इनकम चाहिए मेरे को, रेगुलर इनकम इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, या फिर मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए मतलब वैल्यू बढ़ जाए उसका, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे टेन्योर के ऊपर, तुम्हारा इंटेंशन है, इंटेंशन के ऊपर तुम क्या किया। सपोज कर लो कि आईटीसी का शेयर खरीदा विद द इंटेंशन इसको करीब करीब 6 साल रखेंगे, ये क्या हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तुम पहले से ही खरीदा, इसको 3-4 महीना में बेच देंगे, करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब अपने आ जाओ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहां से आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब क्या पता है, हम लोग लोन लेते हैं, लोन देते भी तो है। अगर हम लोग लोन देते हैं किसी को, लोन देते हैं मतलब किसके लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को लोन देते हैं तो वो कहां चला जाएगा, जैसे अपने सब्सिडरी को लोन देते हैं, सब्सिडरी कंपनी किसको बोलते हैं, कौन बता रहा है, हैंड रेज करो। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, हम बताया था। किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन दिया जाता है तो वो कहाँ कवर्ड हो जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। सपोज कर ले नीतिशा तुम बता, तुम लोग सीएससी का बिल देखा है, बिल में देखा करो पीछे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा हुआ रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रहता है, लेकिन कंपनीज के केस में अगर वहां पे उसका इंडस्ट्री चल रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, तो वो लोग बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो डिपॉजिट भी उन लोग को ज्यादा देना पड़ता है। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट विद सीईएससी अगर सपोज कर लो तुमको सब में दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट विद सीईएससी, तो हम लोग डिपॉजिट लेके थोड़ी रखे उससे, हम लोग देके रखे हैं। यानी ऑब्वियस सा बात है, हम जब वो इलेक्ट्रिक कनेक्शन छोड़ देंगे तो सीएससी पैसा वापस लौटा देगा। सबसे पहले ये समझो ये एसेट है कि लाइबिलिटी है, समथिंग रिसीवेबल एसेट है। अब अपने पास क्वेश्चन ये आता है ये एसेट नॉन करंट एसेट्स है कि करंट एसेट्स है। लॉन्ग टर्म को ऑब्वियस सा बात है, सीएससी को तुम जो डिपॉजिट दियो कनेक्शन तो तुम यूज ही करते रहोगे लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म है मतलब नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में कहां पे दिखाएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस के कैटेगरी में आएगा ये, लोन्स के केस में नहीं आएगा, एडवांसेस के कैटेगरी में, हम एडवांस दे के रखे हैं, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद हम लोग के पास और कौन सा हेडिंग है, अदर नॉन करंट एसेट्स। जनरली अदर नॉन करंट एसेट्स इंक्लूसिव पार्ट है, इसमें जनरली कोई आइटम नहीं डाला हुआ है, शेड्यूल 3 एक्स्ट्रा डाल दिया कि अगर कुछ लगे कोई ऐसा एसेट जनरेट हो जाए, जैसे सपोज चलो डेटस, डेटस का एक अमाउंट पेंडिंग पड़ा है ऑलरेडी 4 साल हो गया, पैसा मिल ही नहीं रहा उससे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको बैड डेट भी डिक्लेयर नहीं की है, तो इन सच केस उसको कहां दिखाना पड़ेगा, डेट ड्यू फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है अपने पास, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहला डिवीजन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट सिंपल सा चीज है, क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट फॉर अ शॉर्टर पीरियड लेस देन 12 मंथ्स के लिए पीरियड क्या करोगे वो क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स, नीतिशा बताओ क्या क्या इन्वेंट्रीज में आएंगे, रेशियो वाले टॉपिक में चला जा, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स, यूज टूल्स,
स्टोर्स, कंज्यूमेबल आइटम्स, कुछ भी होगा वो सब कहाँ चला जाएगा, इन्वेंट्रीज में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड चेरी, क्या क्या इंक्लूडेड होगा ये तो पता होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल हम लोग रेशियो में भी किए थे, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इसमें ध्यान रखना, इफ देयर इज अ प्रोविजन पीबीडीडी होता है तो उसको क्या करोगे, डेटर से लेस करोगे। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो तुमको बोले कि पीबीडीडी दिया हुआ है, इसके लिए माधव मेजर हेडिंग और सब हेडिंग बताओ। पीबीडीडी मेजर हेडिंग सब हेडिंग, पीबीडीडी है मेजर हेडिंग में मतलब क्या, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, फिर सब हेडिंग क्लास में तो ढंग से सुना करो। चलो तुम बताओ उर्वी, पीबीडीडी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, व्हाट इज मेजर हेडिंग, व्हाट इज सब हेडिंग। गरिमा, पीबीडीडी, तुम लोग इसको याद करो ना, पार्टनरशिप में इतनी बार तुम लोग करता और आंसर नहीं दे पाता है। तो मेजर हेडिंग क्या होगा, करंट एसेट्स, और सब हेडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये हो गया अपना ट्रेड रिसीवेबल्स। आफ्टर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, नंबर 1 इज कैश इन हैंड, नंबर 2 इज कैश एट बैंक, नंबर 3 इज, एक तो और लिख लो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अभी के लिए सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज ध्यान रखना, हम लोग जब कैश फ्लो स्टेटमेंट समझेंगे ना तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है वहां डिटेल में समझेंगे, तो इसलिए अभी कुछ नहीं समझा रहा है और यहाँ दरकार भी नहीं है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा हुआ है तो कहाँ दिखाओगे उसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सेम कैटेगरी है जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। अपने कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस अगर फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स देते हैं तो वो कहाँ दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अच्छा, अब इसमें देखो लोन्स तो स्पेसिफिक रहेगा, 3 मंथ्स के लिए किसी को लोन दिए, शॉर्ट टर्म लोन्स में आएगा, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस के कैटेगरी में आएगा। एडवांसेस का कोई एग्जांपल, शॉर्ट टर्म एडवांस जो स्पेसिफिकली एकदम फिक्स्ड है, शॉर्ट टर्म के लिए एडवांस है, ये यहीं पे दिखाएंगे। और बहुत बार अकाउंट्स में हम लोग यूज करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए तो एडवांस है, तो दैट इज द एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के कैटेगरी में आएगा, अदर करंट एसेट्स में मत दिखा देना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, और क्या है, अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट्स में क्या आना चाहिए, यस एक एग्जांपल, एक तो नॉर्मल सा कंसेप्ट कि करंट एसेट्स में जो कैटेगरीज था, लास्ट कैटेगरी इज द अदर करंट एसेट्स। कोई अगर तुमको करंट एसेट समझ में आ रहा है जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा है तो कहां चला जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। अदरवाइज कुछ एग्जांपल्स में तुम लोग एक एडजस्टमेंट वाला एग्जांपल तो डाल ही सकता है। अपने पास प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, एक और पार्ट भी तो होता है अक्रूड इनकम होता है, अक्रूड इनकम कहां दिखाएंगे, अदर करंट एसेट्स। तो ऐसा डिविजन्स है, तो ये भी डिस्कस कर लिए हैं। अब एक काम करो, तुम लोग रिवाइज भी कर चुका है, अब तुम लोग से क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग पूछते हैं वंशिका से। वंशिका, तुम एक एंटीवायरस का लाइसेंस लिया तो वो कहां दिखाएगा, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अब नेक्स्ट पार्ट इज द पूर्वी कॉपीराइट्स, तुमको दे दिया है तो कॉपीराइट्स कहां दिखाएगा, एसेट, लाइबिलिटी, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, क्या है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स क्या होता है पता है, जैसे तुम बुक होगा ना, कोई बुक देख, उस बुक में लिखा रहता है कोई भी लिटरेचर को यूज करने का राइट इज अ कॉपीराइट, वो 2 महीना 3 महीने के लिए नहीं दिया जाता है, जनरली दिया जाता है तो पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स के लिए ही दिया जाता है। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना, जो भी राइट्स होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, नॉन करंट एसेट्स होंगे। और कॉपीराइट्स तो वैसे तो दिखता तो नहीं है ना, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा भूमि तुम बता, माइनिंग राइट्स है तुम्हारे पास, माइनिंग राइट्स कहाँ दिखाएंगे, माइनिंग राइट्स भी सेम ही चीज है, कोई भी राइट्स होगा वो इंटेंजिबल एसेट्स होगा।
एंड नाउ क्रिश, तुम्हारे पास आरबीआई बॉन्ड्स है, आरबीआई बॉन्ड्स लिया है, जो आरबीआई तुमको इशू किया था, तो तुम जब परचेज किया तो आरबीआई उसका टेन्योर फिक्स कर दिया था कि 6 ईयर्स के लिए बॉन्ड्स इशू किया था आरबीआई, तुम परचेज कर लिया उसको। तो जो आरबीआई बॉन्ड्स है और 12% इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर, परचेज किया है मतलब तुम इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो इन सच केस तुम उसको कहाँ पे देखा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल के तो कोई ऑप्शन ही नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोल के कोई नाम नहीं है। और जब तुम फॉर्मेट फॉलो करोगे तो फॉर्मेट में नाम भी वही होना चाहिए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। एंड आरबीआई बॉन्ड इशू किया कृतिका, और वो बॉन्ड जो था वो 91 डेज का था। आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है, ठीक है, 91 डेज के लिए बॉन्ड्स इशू किया है, तो उसको कहाँ दिखाएगा? करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज पलक, लोन टू सब्सिडियरी, तो सबसे सब्सिडियरी कंपनी कहाँ दिखाएंगे? जनरली ध्यान रखना, सब्सिडियरी कंपनी को लोन दोगे तो लॉन्ग पीरियड के लिए ही होगा। लॉन्ग टर्म लोन में लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब कहाँ पे, पूरा पूरा बताओ प्रॉपर। मेन लॉन्ग टर्म लोन है उसमें, नहीं लॉन्ग टर्म एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड प्रभाव कंज्यूमेबल स्टोर्स दिया हुआ है, कहाँ दिखाओगे? क्रिस सीधा बैठो, उधर घूम के उसको बताने की जरूरत नहीं है, पता है ना डोज भी मिलता है, अभी डोज नहीं मिला इतना मतलब खुश मत हो, है ना चाहिए। अब बोल दो इसको डोज नहीं मिलना चाहिए, कंज्यूमेबल स्टोर्स का आंसर नहीं दे पा रहा है। तुम टीचर होता तो क्या करता चाहिए? छोड़ देता? अगर होता तो बोल नहीं पा रही है, बोलने वाली थी कि डोज दे देते अच्छा खासा, दो चार झापड़ लगा देते, यही करता ना क्रिस तुम। स्टोर्स कहाँ आएगा कृतिका? करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज। बोल के तुमको पता है, वो बोल रहा है तुमको, मेरे को नहीं बोल रहा है, तुमको सुनाई दे रहा था, वो ऐसे ही चीटिंग करवाता है तुमको। अच्छा ठीक है वंशिका, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ दिखाएंगे? खड़ा हो जाओ, इसमें बारी क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहाँ दिखाते हैं बताओ? करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया, आपने हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी भी समझेंगे, लेकिन पहले ये सब क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं स्पेसिफिकली। चलो अब आओ पेज नंबर, अच्छा पहले ये एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 95, पहला एमसीक्यू फ्रॉम सृष्टि। ट्रेड पेबल्स एज पर शेड्यूल 3 विल इंक्लूड बिल्स पेबल, पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन उर्वी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नंबर 3 माधव, fixed assets held for sale will be classified in the company's balance sheet as non-current assets. Krish, anything if you are holding for sale that is, कभी भी वो फिक्स एसेट्स नहीं हो सकता है, नॉन करेंट एसेट्स नहीं हो सकता है,
दैट इज करंट एसेट्स, क्योंकि कभी भी बिक सकता है वो। कोई भी चीज तुम सेल के लिए रखे हो, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी बिक सकता है, तो वो नॉन करंट तो हो ही नहीं सकता है। यहां पे इस वर्ड पे ध्यान देना होगा, लिखा हुआ फॉर सेल। नेक्स्ट वन, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन देता है। देखो सबसे पहला बात, करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट इज द करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। रीजन, होता क्या है ये, होता क्या है, देखो समझ लो। अपने जब लोन लेते हैं तो लोन लेते हैं तो उसको ईएमआई में पे करते हैं ना, ठीक है। सपोज कर लो कंपनी ने लोन लिया 20 लाख का, और कंपनी बोला हम एवरी ईयर 1-1 लाख रुपया पे कर देंगे, ठीक है। एवरी ईयर 1-1 लाख रुपया पे कर देंगे। तो एक चीज सोचो, तुम बोलेगा कि सर 20 लाख का जो लोन है वो हम कहां दिखाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट बोलता है देखो इसमें से जो 1 लाख रुपया है वो तुम आने वाले 12 मंथ्स के अंदर पे करने वाले हो, राइट। तो इसका मतलब वो 1 लाख रुपया जो है करंट मेच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट है। तो वो 1 लाख रुपया तुम कहां दिखाओगे, करंट लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में। और जो बचा 19 लैक्स वो कहां दिखाओगे, लॉन्ग नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये ध्यान रखना, अगर तुमको कहीं दिखाई दे करंट मेच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, इट इज करंट लाइबिलिटी, तो बगल में लिख भी लो। करंट मेच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट बेसिकली क्या हुआ, अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेएबल इन कमिंग 12 मंथ्स। कोई भी अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जो पेएबल है इन द कमिंग 12 मंथ्स, उसको करंट मैच्योरिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स बोला जाता है। और इसको अपने करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं। क्योंकि इसलिए ये स्पेसिफिकली बता दे रहा है, क्योंकि तुम लोग सोचेगा बोरोइंग्स है, तो तुम लोग क्या करेगा, उसको दिखाएगा, अगर करंट लायबिलिटीज में जाएगा तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखा देगा। बट इट इज नॉट द शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इट इज शोन अंडर द हेड अदर करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, क्योंकि तुम शॉर्ट टर्म के लिए बोरो नहीं किए थे इसको, तो तुम इसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाता है। चलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गरिमा। इस पे ध्यान देना, कई बार बच्चा लोग इस पे ध्यान नहीं देता है। नॉट अ करंट लायबिलिटी पूछा है, नॉट अ करंट लायबिलिटी, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन तुम लोग को देना नहीं चाहिए था। वैसे अगर तुम देखे तो इसमें ऑड वन आउट कर देना तुम। देखो ये ऑप्शन तुमको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड तुमको जज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, तुमको अगर हम दे दिया तो तुम देखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर करंट लायबिलिटी तुमको पता है, डिविडेंड डिक्लेयर इज अ करंट लायबिलिटी तुमको पता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन बचा, ये 6 नंबर अभी तुम लोगों से डिस्कस नहीं किया है, और वैसे तुम लोग से रेलेवेंट भी नहीं है। अब अपने आओ नेक्स्ट 7th नंबर। कोई बता सकता है क्या, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ना पहला राउंड होता है, तुम लोग का तो पूरा एमसीक्यू नहीं रहता है, फिर भी जितना भी एमसीक्यू, एक राउंड होता है कि हम लोग उसको पूरा जो जो मेरे को आता है, सही पता ही है मेरे को यही होगा, टिक लगा दो। अब उसके बाद सपोज करो तुमको कोई 2 एमसीक्यू ऐसा मिला जो तुमको नहीं आता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि तुमको एमसीक्यू का आंसर नहीं आता है, लेकिन तुमको ये पता है, जैसे अपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी टिक लगाए, हम लोग को पता है बैंक ओवरड्राफ्ट तो नॉन करेंट होगा ही नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर नॉन करेंट होगा ही नहीं, तो इसका मतलब नॉन करेंट क्या होगा, मतलब हमको आंसर नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि ये नहीं हो सकता है, तो जो ऑड वन आउट करके कंसीडर कर लो, और एक ऑप्शन है थोड़ा बहुत चीटिंग कर लो। तो यहां पे भी देखो ना, अगर तुम लोग ऑड वन आउट में भी जाते हो तो क्या है, बैलेंस शीट इन पीएल तो ऑब्वियस बात है सबको बनाना पड़ेगा, और नोट्स टू अकाउंट्स भी सभी को बनाना पड़ेगा, तो बचा क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब लास्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर तुम लोग को छुट्टी देते हैं। इसमें आओ, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 9। चेरी डिवेंचर्स कहां दिखाएंगे, मेजर हेडिंग, सब हेडिंग, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। अब आर्यन, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहां दिखाएंगे, शेयर होल्डर्स फंड,
रिजर्व्स एंड सरप्लस। अच्छा अब नेक्स्ट आओ। यस, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कहाँ दिखाएंगे? मतलब फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट मतलब दे आर सेइंग बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर, कहाँ दिखाओगे? बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर कहाँ दिखाओगे? शेयर कैपिटल में क्या करोगे? शेयर कैपिटल मत लिखना, शेयर होल्डर्स फंड ऐड टू शेयर कैपिटल। अच्छा बिल्स पेबल, महक बिल्स पेबल कहाँ दिखाएंगे? भाई महक तेरा नाम है? बस करेंट लायबिलिटी बोलने से होगा, मेजर हेडिंग सब हेडिंग। खड़ा हो जाओ, इतना बेसिक सा क्वेश्चन इतना समझाने के बाद नहीं बता सकते, कुछ नहीं कर सकते। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, प्रॉपरली बोलो। अगर तुमसे पूछा जा रहा है तुमको मेजर हेडिंग सब हेडिंग दोनों बताना पड़ेगा। इतना देर से डिस्कस किया जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है, आंसर नहीं देगा। वो भी बिल्स पेबल 5 बार पूछा जा चुका, और बिल्स पेबल तुम अकाउंट शुरू से कर रहा है, सब जगह आता है। प्रॉपर आंसर दो। तो ऐसे आंसर दिया जाता है, बैठो। नेक्स्ट वन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रभाव। करंट लायबिलिटी स्ट्रेट पेबल्स, पब्लिक डिपॉजिट, भूमि, पब्लिक डिपॉजिट, ओके, एंड कैपिटल रिजर्व, बैंक। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स, कृतिका, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इसका मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और डिवेंचर्स जनरली हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, डिवेंचर्स मतलब लोन। लोन लेंगे तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो होगा वो हमको मिलेगा नहीं, देंगे तो देंगे। इसका मतलब ये कभी भी एसेट नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होगा? लायबिलिटी होगा। तो अब बताओ, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट वन, एडवांसेस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से एडवांस मिला है, ये वंशिका। अदर करंट लायबिलिटी, देख यहाँ पे नाम तेरे को साफ साफ दिख रहा है, एडवांस है। तो एडवांस कहाँ पे जाएगा? करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांसेस की कैटेगरी में जाएगा। नेक्स्ट वन, आर्यन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। नितिशा, लॉस माइनस होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लॉस माइनस होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स तो बैलेंस रह गया ना, कहां दिखाएंगे इसको? ये हम बता भी चुका था एक बार, वेदांत क्वेश्चन पूछा था तो हम उसको बताया था। याद करो, रिकॉल करो, बोलो। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेट करता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से रिलेट करेगा। महक तुम बता रहे क्या? हाँ, इसको कहां दिखाते हैं? यस, ये जिस बोरोइंग से रिलेट करता है उस बोरोइंग के साथ दिखाया जाता है। तो बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो इस समय तुम क्या करोगे? इसको नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाओगे, ठीक है। आज हम लोग और नहीं कर रहे हैं इसमें, तुम लोग कुछ होमवर्क ले लो, करके रखना। प्रॉब्लम नंबर 11, अलग से कॉपी में सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, इस बुक में ही सॉल्व कर लेना, स्टडी मैट में ही बगल में लिख लेना। और रुको, खाली इतना सा नहीं है। नंबर 12, 11, ट्वेंटी 26, 27, अच्छा अब एक आंसर दो तो, ट्रेडमार्क्स अगर तुमको दिख रहा है, ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स, तो ट्रेडमार्क्स क्या आएगा? इंटेंजिबल एसेट।